जय हिंद एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इंटरनेशनल रिलेशन की हमारी ये सीरीज चल रही है और इसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानना है, जियो पॉलिटिक्स के बारे में जानना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके। और आज हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज है, इसमें आज हम करने वाले हैं सार्क। क्या करने वाले हैं? शार्क करने वाले हैं। ये वो शार्क नहीं है जिसे आप ओशन में देखते हैं या फिर सी में देखते हैं, ठीक है? ये वो शार्क नहीं है। याद रखना, ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके। ये वो शार्क है जिसके चलते आज काफी सारी जगह हमें ये कह सकते हैं कि जिल्लतें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान भी है ना? कौन है? पाकिस्तान भी है। चलिए, रीजनल डिप्लोमेसी को बताता है ये भैया, रीजनल डिप्लोमेसी को भी बताता है, रीजनल डिप्लोमेसी को बताते हैं ये। चलिए, तो रीजनल डिप्लोमेसी को बताता है ये, ठीक है। इंटीग्रेशन को एंड फ्यूचर में हमारे क्या प्रोस्पेक्ट रहेंगे उसकी बात ये शार्क करता है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। शार्क कब बना, कैसे इसकी शुरुआत हुई, उसकी बात करते हैं। देखिए, नवंबर 1980 की बात है, जब साउथ एशियन जो नेशंस हैं उन्होंने एक आइडिया रखा कि हमें अपनी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी भी होनी चाहिए। क्या मुझे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी होनी चाहिए? ये आइडिया किनका था भैया? भूटान का था, नेपाल का था, बांग्लादेश का था, कहाँ गया ये, है ना? बांग्लादेश का था, भूटान का था, नेपाल का था और मालदीव का था, पाकिस्तान का, श्रीलंका, इंडिया का। तो इन्होंने कहा कि हमारी भी रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए। फिर 1981 में कोलंबो के अंदर ये एक मीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? मीटिंग होती है, यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी जाते हैं अपने सारे 7 नेशंस के, और फिर यहाँ पर 7 जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। जो कोलंबो की 1981 के अंदर मीटिंग हुई थी वहां पर, जहां पर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो कि पहली बार यहाँ पर बैठकर बात करते हैं, हम मीटिंग करते हैं। तो ये हमारी पहली मीटिंग थी। हमारी आइडिया 80 में आया था, 81 में इनकी पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है। और दिसंबर 1985 में ढाका के अंदर, दिसंबर 1985 के अंदर ढाका के अंदर क्या किया हमने? द साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश कर दिया था, एक चार्टर पर साइन करके। अगर आपसे पूछे शार्क का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1985 के अंदर हुआ था, 8 दिसंबर को, और ढाका के अंदर हुआ था, बांग्लादेश के अंदर। 2005 के अंदर इसकी 13वीं समिट हुई थी और अफगानिस्तान को इसके अंदर मेंबर, एज अ मेंबर ऐड किया गया था। आपको ये भी याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही है, काठमांडू, नेपाल के अंदर इसका क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। क्या है? हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट दोनों ही कहां पर है? अपनी काठमांडू के अंदर, नेपाल के अंदर है। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो प्रिंसिपल्स है भैया, रिस्पेक्ट करेंगे सॉवरेन इक्वालिटी को, कि भैया हम एक दूसरे देश हैं, संप्रभु देश हैं, इंडिपेंडेंस देश हैं, तो क्या है सबकी सॉवरेन इक्वालिटी के लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, अभी इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो और नीचे भी ऑब्जेक्टिव वगैरह, तो थोड़ा थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉवरेन इक्वालिटी की बात करते हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, एक दूसरे पर हमला नहीं करना है, एक दूसरे की जो टेरिटरी है उसको कब्जा नहीं करना है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि भैया जो हमारी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, क्या देश में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नॉन इंटरफेरेंस की बात करते हैं कि अंदर तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, इंटरनल अफेयर्स आपके क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपके देश में सिविल वॉर है या फिर अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भैया आपके अंदर क्या मैटर है बात नहीं करते, और म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से हम क्या करेंगे? बेनिफिट को इनक्रीज करेंगे, ठीक है। कुछ कॉर्पोरेशंस ऐसी भी हैं जो कि मल्टीलेटरल और बायलैटरल भी होती हैं, मतलब हम सारे देश एक साथ मिलकर भी बात कर लेते हैं, और कई बार सिर्फ 2 देशों की भी बात होती है। इंडिया पाकिस्तान की टेबल टॉक हो रही है, इंडिया भूटान की हो रही है, नेपाल की हो रही है, बांग्लादेश की हो रही है, तो ऐसी भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हमारे बीच में अगर बायलैटरल टेबल टॉक भी है, अगर मल्टीलेटरल भी है, तो मतलब हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते, हम उनके बारे में बात करते हैं, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम सारे मिलकर बात करते हैं। चलिए, तो हमारे 8 मेंबर्स हैं
आपको याद रखना है ये अफगानिस्तान भी इसके अंदर आता है, पाकिस्तान भी इसके अंदर आता है, मालदीव्स भी इसके अंदर आता है ना, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है, श्रीलंका भी आता है और बांग्लादेश भी इसके अंदर आता है। तो श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, इंडिया, भूटान, इंडिया भी है और बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये इसके मेंबर्स हैं। और कुछ ऑब्जर्वर स्टेट भी रखते हैं हम लोग। तो ऑब्जर्वर स्टेट के अंदर कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, ईरान है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है ना, एंड मॉरिशस है, म्यांमार है और यूएसए भी है। ये हमारे कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। आपको कंट्रीज के नाम बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर हम कॉपरेशन लेके चलते हैं, मतलब कॉपरेट करते हैं? तो याद रखना है, पहला तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म। हम बात करते हुए टूरिज्म को इंक्रीज किया जाए। आपको पता है साउथ एशियन कंट्रीज हैं। साउथ एशियन का मतलब यही वाली एशिया के साउथ में जो कंट्रीज आती हैं, आपको ऐसे याद रखना है। ये अपना ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, ये अपना नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। तो इंडिया की जो कंट्रीज है ना, वर्ल्ड लेवल पे कभी देखना आप, तो ये कंट्रीज है ना, ये साउथ के अंदर आती हैं और एशिया में भी हैं। तो इनको साउथ एशियन कंट्रीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साउथ एशियन कंट्रीज कहा जाता है। इसीलिए आप अपने याद रखना, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज जितनी भी आपको दिख रही है ना, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, साउथ एशियन है, ये साउथ एशिया है ये। तो साउथ एशिया में टूरिज्म बहुत ज्यादा है, विदेशी लोग बहुत आते हैं। तो उसको प्रमोट करने की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को प्रमोट करने की बात करते हैं। ऐसी बात करते हुए एनवायरमेंट को बचाइए, उसको प्रमोट करने की बात करते हैं। नेचुरल डिजास्टर जहां जहां हो रहा है वहां म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड बेनिफिट की बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने की बात करते हैं। ये कुछ एरियाज है जहां पर हम वार्तालाप करते हैं एक दूसरे के साथ। सोशल अफेयर्स को बात करते हैं, हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो सोशल अफेयर्स की भी बात करते हैं ये, है ना। इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी की बात करते हुए यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा, अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये कुछ ऐसी कंट्री यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है। तो पूर्वाग्रह खत्म करने की बात करते हैं ये लोग। एनर्जी सेक्टर में बात करने की बात करते हैं, एनर्जी सेक्टर जो है उसको इंक्रीज किया जाए, है ना। ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज किया जाए, एक दूसरे कंट्री के साथ ये ट्रांसपोर्ट इजी किया जाए, जितनी जल्दी सामान भेजा जाए, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, साइंस एंड टेक की बात करते हैं। बाकी और कंट्रीज जितनी भी और ऑर्गेनाइजेशन है वो इंक्रीज करती जा रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर ही नहीं रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं। ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि भैया एजुकेशन कंपलसरी किया, मतलब ये है कि यहाँ पे एजुकेशन ज्यादा ध्यान दिया जाए। आपको पता होगा पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, यहाँ पे तो जो फीमेल्स हैं उनका पढ़ना अलाउड नहीं है नहीं है, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। तो एजुकेशन की बात करते हैं ये लोग, सिक्योरिटी की बात करते हैं, है ना। कल्चरल एंड अदर कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर ये लोग कॉपरेशन की बात करते हैं। इकोनॉमिक एंड ट्रेड एंड फाइनेंस, आपको पता होगा सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक एंड ट्रेड होता है इसी रूट से होता है। अभी देख ही रहे हैं, जिसको भी आना है यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए, इसी एरिया से होकर निकलता है। तो मलक्का स्टेट से होकर निकलता है। तो मलक्का स्टेट से जाना है, चाहे आपको यहाँ से भी आना है, तो इसी रूट से होकर ट्रेड और सी रूट्स की बात करते हैं। इकोनॉमी की बात करते हैं, हमें इंक्रीज करना है। कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, हमारे यहाँ पर क्या है, जमीन बहुत अच्छी है, फर्टाइल लैंड बहुत ज्यादा है हमारे एरिया में। तो फर्टाइल लैंड होने के नाते कहते हैं हमारे पास नदियां बहुत अच्छी हैं। तो बात करते हैं कि एग्रीकल्चर को इंक्रीज किया, रूरल डेवलपमेंट है, गांव वगैरह है उनको भी इंक्रीज करने की बात करते हैं, डेवलप करने की बात करते हैं ये लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके, प्रिंसिपल्स तरीके से। अभी इनके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। प्रमोट वेलफेयर पीपल ऑफ साउथ एशिया, कहते हैं भैया जितने भी साउथ एशिया की कंट्रीज हैं वहां के लोगों के लिए हम क्या लेकर आएंगे, वेलफेयर करेंगे, मतलब इनके लिए हम अच्छे राज्य की स्थापना करेंगे भैया। इनके लिए हम बात करेंगे, इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनकी जो लाइफ की क्वालिटी है, कहने का मतलब अगर कोई गरीब है तो उसको थोड़ा सा हम ज्यादा ऊपर उठाने की बात करते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर, तो भैया इनकी लाइफ को अच्छा करने की बात किसके अंदर की है, इनके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर है ना। इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात की है, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर की बात की है उन्होंने। इकोनॉमिकली हम कैसे इंक्रीज करें, है ना, और सोशली कल्चरली प्रोग्रेस की बात की है, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो उसकी बात की है। कल्चरल डेवलपमेंट की बात की है, क्योंकि हमारे पे कल्चर भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है हिंदुओं का अलग है, मुस्लिमों का अलग है, पारसियों का अलग है, जैन का अलग है, बौद्ध का अलग है, तो सबकी बात की है उन्होंने। और प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स अपॉर्चुनिटी टू लिव डिग्निटी, उन्होंने कहा जितने भी इंडिविजुअल्स हैं डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ अपनी लाइफ को जिए।
इसकी बात करी है इन्होंने कि जितने भी लोग हैं एक सम्मान के साथ अपनी लाइफ को व्यतीत करें और रियलाइज की भैया फुल पोटेंशियल के साथ, कि जितने भी लोग हैं अपने फुल पोटेंशियल के साथ आसानी से रहें और देश के अंदर कंट्रीब्यूट करें। इसकी बात उन्होंने की है। और टू प्रमोट स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, और बात की है कि साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो क्या करें, आत्मनिर्भर बने। कैसे बने भैया, आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंस बने अपनी, इसकी बात की है उन्होंने। और इसका जो चौथा पॉइंट है वो क्या कहता है, तो कंट्रीब्यूट म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग्स एंड एप्रिसिएशन वन टू अदर्स प्रॉब्लम। इन्होंने कहा म्यूचुअल ट्रस्ट बनाकर रखें और जो भैया दूसरों की प्रॉब्लम्स है उसको भी समझें और उसकी भी मदद करें। तो म्यूचुअल ट्रस्ट की उन्होंने बात की, एक दूसरे के साथ बात की। सोचिए आप, जहां पाकिस्तान जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहां म्यूचुअल ट्रस्ट हो सकता है, मुश्किल है नहीं। तो ये सारी चीजें देखने को हमें मिलती हैं इसके अंदर। चलिए और भी उन्होंने बात की है, क्या बात की है देखिए, कुछ और भी बात की है। जैसे कि उन्होंने बात की है कि भैया प्रमोट करेंगे हम क्या, कोलैबोरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। मतलब इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे भैया, इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चरल इसको बढ़ावा देंगे। वही सारी चीजें हैं, ठीक है, उसको घुमा करा के लिख दिया गया है ना। टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड में, क्योंकि आपको पता ही है साइंस के मामले में इंडिया बहुत आगे है, तो ये हमारा भी क्या चाहते हैं, हमारा भी सहयोग चाहते हैं, हमारी कोऑपरेशन चाहते हैं। इसकी बात की है इन्होंने और कहा है ये कोऑपरेशन करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग नहीं आती, जितनी आसपास की कंट्रीज है ना, सारी सब डेवलपिंग के अंदर आती है, डेवलपिंग नहीं है, डेवलपिंग में ही आती हैं। तो सब एक दूसरे क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, वो एक दूसरे को बढ़ाएंगे, एक दूसरे की वजह से हम इंक्रीज करेंगे हम। इसकी बात की है टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग देमसेल्फ, इंटरनेशनल फोरम मैटर्स कॉमन इंटरेस्ट। और बात की है इन्होंने कि कोई भी इंटरनेशनल फोरम होता है तो उसके ऊपर हम अपनी तरफ से जाएंगे और बातें रखेंगे। हम शार्क की तरफ से जाएंगे, जैसे ईयू ने रखा है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, सारी कंट्री की प्रॉब्लम्स एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, टेबल पर रखेंगे। ऐसे उन्होंने कहा कि हम शार्क के माध्यम से अपनी बातों को कहां रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे, टेबल के ऊपर रखेंगे। टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर एम एंड द पर्पसेस। और वही वाली बातें हैं कि इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके एम एंड पर्पस को हम उनके सामने रखेंगे। ये भी उन्होंने बात की कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके सामने हम अपनी बातों को रखेंगे एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते। ओके, चलिए तो हम ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे, इसके आगे बढ़ते हैं। काफी छोटा टॉपिक है, अगर आप देखें इसको, जो शार्क है, तो शार्क काफी छोटा टॉपिक है, जल्दी कवर होता है। और आपको ये भी समझना होगा कि शार्क के साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि शार्क आज के टाइम पर वर्किंग कंडीशन में नहीं है। क्या नहीं है, वर्किंग कंडीशन में है नहीं, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान ऐड है। और हमने क्या बोला, जब तक आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बात हो नहीं सकती है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाकिस्तान है वहां भी हम इतना पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और सर आप बोलोगे सर हम एससीओ के अंदर तो करते हैं, यूएन के अंदर भी करते हैं। देखिए उसका जो हेड है वो भी और कंट्री है, आप इस चीज को समझिए। उसके अंदर बाकी और कंट्री पावरफुल नेशंस हैं। और जो इंडिया जो है, जितने भी शार्क की जितनी कंट्रीज है ना, उनमें सबसे बड़ा लीडर जो है वो इंडिया ही है। पावरफुल नेशन इंडिया है, सबसे रिसोर्स इंडिया के पास, सब कुछ इंडिया के पास है। तो भाई क्यों झुके, वो क्यों बात करे? अगर इंडिया किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेड होता तो नहीं करता बात। ये रीजन है इसके पीछे। तो हम इसलिए शार्क इतना ज्यादा आज की स्थिति में काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर बैठकें भी कहीं नहीं होती आज की, ठीक है, सिर्फ इसलिए। चलिए इसके कुछ ऑर्गन से समझिए, जैसे कि इसकी मीटिंग्स होती है, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट की होती है, सबसे बड़ी होती है। ये अपनी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, इसी के अंदर हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट बैठते हैं। ओके, समिट लेवल होते हैं और साल में एक दो बार तो मिल लेते हैं, ये ऐसा है, एक बार तो मिलते ही हैं, लेकिन आजकल नहीं हो पा रही हैं चीजें, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी, फिर इसके बाद आती है भैया फॉरेन सेक्रेटरीट की एक स्टैंडिंग कमेटी आती है, जो दूसरी सबसे बड़ी बॉडी है। यहाँ पे जो फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर्स जो होते हैं वो इसके अंदर मिलते हैं और प्रोवाइड कराते हैं कंपनीज ओवरऑल मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेशन, भैया जितनी भी कोऑर्डिनेशंस हैं, जितनी भी मतलब बातें हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, वो सारी इसके अंदर होती हैं। चलिए तीसरी सबसे बड़ी बॉडी है वो सेक्रेटरीट। जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि सेक्रेटरीट जो कि क्या कह सकते हैं, एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है। क्या होती है? एक पॉलिसी
मेकिंग बॉडी होती है, जहां पर सारी पॉलिसीज हैं, लॉज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, सब सेक्रेटरीट के अंदर होता है, जो कि कहां पर है, जो हमारी काठमांडू नेपाल के अंदर है। 16 जनवरी 1987 को ये बनी थी। तो आपको याद रखना है, जो शार्क जो है क्या है, जो हमारा शार्क है, ये कब बनकर रेडी हुआ था, ये 1987 के अंदर बनकर तैयार हो गया था। आपको ये याद रखना है। ओके, 1987 शार्क 67 था ये, सॉरी, हाँ, इसका जो शार्क तो बना था 1967 के अंदर, 1985 ऐसे कुछ है ये शार्क आशियान, यस 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 यस, सॉरी, ये 1985 के अंदर बनकर तैयार हुआ था। जो आशियान था हमारा, वो हमारा 1967 के अंदर बनकर तैयार हुआ था। कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें, शार्क और आशियान दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। याद रखना, आशियान जो है वो 67 में बना था, शार्क जो 85 में बना था, और शार्क का जो सेक्रेटरी है वो 87 के अंदर बनकर तैयार हो गया था। आपको ये भी याद रखना है। उसका रोल क्या है भैया, कोऑर्डिनेट, मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटेशन, वही सारी चीजें हैं, एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना है, पूरे शार्क को मॉनिटर करना है, यहाँ की इतनी बातों को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूटिव बॉडी तरह काम करती है ये। ओके, बिटवीन शार्क कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेट बना रहे, इस चीज की बात करती है ये। तो सेक्रेटरीट कंप्राइजेस ऑफ सेक्रेटरी जनरल, इसके अंदर एक सेक्रेटरी जनरल होता है, याद रखना। सेक्रेटरीट की बात करें तो इसके अंदर एक सेक्रेटरी जनरल होता है, 7 अदर डायरेक्टर्स होते हैं, और कुछ इसके जनरल सर्विसेज स्टाफ भी रहते हैं, है ना। तो एक सेक्रेटरी जनरल हुआ, 7 इसके सेक्रेटरी के नीचे 7 अपने क्या हुए, 7 ऐसे डायरेक्टर्स हुए, और डायरेक्टर्स के नीचे कुछ अपना जनरल स्टाफ रहता है इनका। तो बात करी तो सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। इनकी एक मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, उसके द्वारा इन्हें इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और फिर बाद में रोटेशन चलता रहता है, मतलब हर 3 साल के लिए बनाया जाता है। इनका जो सेक्रेटरी जनरल होता है, जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो 3 साल के लिए बनता है, 3 ईयर के लिए बनता है, लेकिन वो नॉन रिन्यूएबल होता है। कैसा होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है, मतलब ये 3 साल के लिए ही बन सकता है, इसके बाद कोई दूसरा ही बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद कोई सेकंड पर्सन ही बनेगा, ये वाला जो बना है वो नहीं बनेगा। तो यह बात आपको याद रखनी है, और रोटेशन में चलती रहती है ये चीजें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, हाँ, तो कुछ इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं, उसको देखिए, जैसे कि शार्क डेवलपमेंट फंड, एसडीएफ इसे हम कहते हैं, जो आज के टाइम पे इतना काम नहीं कर रहा है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि भैया जहां भी सोशल सेक्टर में गरीबी है, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं है, उसको क्या करें, वहां पर फंड देकर उसको गरीबी से बाहर निकालें, ठीक है, वहां एजुकेशन लेकर आए, तो वहां की गरीबी हटाएं और डेवलपमेंट लेकर आए, वो इसकी ये बात करता है एसडीएफ। नेक्स्ट, एसडीएफ गवर्न बाय द बोर्ड कंसिस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। याद रखना, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, हर कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो अपने अपने मेंबर्स होते हैं वो इसको देखते हैं। याद रखना, गवर्निंग काउंसिल है जो एसडीएफ को फाइनेंस करने का काम करते हैं, किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर्स के द्वारा। और एक और चीज है, जहां जहां जिस कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए, वही फंड वगैरह इशू करते हैं। दूसरा है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो एसईयू है, ये दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, इंडिया के अंदर है ये, याद रखना, इंडिया में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है इसकी, ठीक है। तो शार्क की अपनी एक यूनिवर्सिटी है जिसे एसईयू कहते हैं, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वो कहां पर है, वो यहाँ पर इंडिया के अंदर है। तो डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, तो एसईयू के द्वारा इशू किए जाते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। नेशनल यूनिवर्सिटी क्या है, एक नेशनल या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन है जो अवार्ड करती है डिग्रीज पर, अपने सर्टिफिकेट को देने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट है अपना, शार्क की स्पेशल एजेंसी और भी हैं, दो तक हमने पढ़ी है। एक है इसका सार्कूस, जैसे कि साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका सेक्रेटरीट का है, ढाका बांग्लादेश के अंदर है। याद रखना है आपको, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो किस लिए हुआ था, कोऑर्डिनेट करके चलना है। शार्क कंट्री जितनी भी हैं, जितनी भी शार्क कंट्रीज हैं, उनके अंदर एक स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आना है, मतलब इनके अंदर ट्रेड जो होती है तो ट्रेड को ऊपर लेकर आना है, उसके स्टैंडर्ड को अप करना है। बाकी और कंट्रीज की तरह नहीं है कि मतलब अपने अपने भला चाहो, बस ये बस एक ग्रुप की बात करते हैं, पूरे शार्क कंट्रीज जो उनका ट्रेड ऊपर जाए और उनका भी स्टैंडर्ड मेंटेन हो, उसकी बात करती है ये। इसका सेक्रेटरीट कहां है, ढाका बांग्लादेश के अंदर है।
ऐसे एम टू डेवलपिंग हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर द रीजनल फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा रीजनल ट्रेड एंड द ग्लोबल मार्केट। तो बात करते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या करेंगे, ग्लोबल मार्केट में जहां जहां चीजें हो रही हैं तो उसको भी इंक्रीज करेंगे। ग्लोबल मार्केट में जहां जहां कह सकते हैं कि एक तरीके से कॉपरेशन नहीं है तो उस कॉपरेशन को कंप्लीट करके ये लोग लेकर आएंगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं कि ग्लोबल मार्केट में हमारा दबदबा होना चाहिए। एंड द फोर्थ काउंसिल इज शार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। ये वही है जो बात करती है टेररिज्म नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है, और जस्टिस मिलना चाहिए, उस चीज की बात करती है ये। तो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कहां पर है, ऑफिस पाकिस्तान में। सोचिए, जो खत्म करने की बात करती है टेररिज्म को और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात करती है, ठीक है, वो कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान के अंदर जिस चीज का ऑफिस होगा वहां पे ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है क्या, वहां तरक्की हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। तो ये बात है, मैंडेट प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉरम विद इन द रीजन फेयर एंड एफिशिएंट सेटलमेंट। बात करती हुई है कि भैया सबके बीच में एक सेटलमेंट बना रहे, कोई डिस्प्यूट ना हो, कमर्शियल है ना, इंडस्ट्रीज हो, ट्रेड हो, बैंकिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, और जितने भी डिस्प्यूट हैं इन सबको सॉल्व किया जा सके। सबके बीच में क्या रहे कि इन्वेस्टमेंट आए हर कंट्री के अंदर। दूसरा है कि बैंकिंग सेक्टर इंक्रीज करे, ट्रेड डेवलप हो, ट्रेड डेवलपमेंट हो, ट्रेड के अंदर इंक्रीज हो हमारा, है ना, इंडस्ट्रीज के अंदर हम इंक्रीज करेंगे, इंडस्ट्री के हर कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो, एंड सेटलमेंट ऑन कमर्शियल थिंग्स, जो कमर्शियल जितनी भी चीजें हैं उन पर सेटलमेंट हो। और जहां जहां डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट को भी खत्म करने की बात करती है कौन सा, इनकी शार्की आर्बिट्रेशन काउंसिल, है ना। मे एज रेफर्ड द मेंबर्स स्टेट देयर पीपल, जितने भी है इस कंट्री के अंदर मेंबर्स स्टेट हैं तो उनको भी क्या इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है भैया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या रखती है अपने पास ये याद रखना। ये वर्ल्ड का 3% एरिया रखती है। कितना रखती है, वर्ल्ड का 3% एरिया कहां पर है, शार्क कंट्रीज अपने आप होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, 21% पॉपुलेशन शार्क कंट्रीज की है। ठीक है, एंड 3.8% ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब $2.9 ट्रिलियन इनकी इकोनॉमी है। इनकी शार्क कंट्रीज को मिला दिया जाए तो इनमें सबसे ज्यादा इंडिया की है। ओके, तो थोड़ा पुराना डाटा हो गया है ना, तो 2.9 ट्रिलियन कह रहा है ये, तो इंडिया की है कम से कम, याद रखना 4.5 या समथिंग, मतलब अप्रॉक्स अगर 5 ट्रिलियन मान लिया जाए तो इंडिया की है $5 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये तो पुराना डाटा है ये, तो इसको करेक्ट कर लेना आप इसको। चलिए नेक्स्ट है क्रिएटिंग, कुछ सैलरीज हैं वो क्या है इनकी कि भैया डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। आपको पता ही है कि ये शार्क कंट्री मैंने क्या बताया था, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, सबसे फर्टाइल लैंड है वो यहीं पर पाई जाती हैं। ओके, तो शार्क कंट्रीज क्या है, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया है इनके पास, और शार्क कंट्रीज के पास सबसे ज्यादा क्या है, कॉमन ट्रेडिशंस हैं। आपको पता ही है पहले ये शार्क कंट्रीज इंडिया की हुआ करती थी भाई, अफगानिस्तान से लेकर आज जब बांग्लादेश तक हम देखते हैं ये पहले इंडिया के थे, इंडिया में से सारी कंट्रीज बनी है। 8 कंट्रीज जो है वो इंडिया में से अलग हुए हैं। तो पहले शार्क कंट्रीज एक इंडिया हुआ करती थी, इंडिया में से ही कटे हैं ये लोग, तो आज इंडिया से अलग हुए हैं। तो फिर नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि इनका ट्रेडिशन एक होगा, ड्रेसिंग सेंस एक होगा, फूड एक होगा, कल्चर एक होगा, और पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो होंगे वो भी कैसे रहेंगे, सेम ही तो रहेंगे। तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो कुछ कॉमन सॉल्यूशंस भी है हमारे, ये शार्क कंट्रीज जितने भी हैं तो इनके अंदर कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अब मैंने क्या बताया था, जब इतनी सारी चीजें कॉमन है तो कॉमन प्रॉब्लम्स भी तो होंगी। जैसे गरीबी हर सारे देशों के अंदर है, इलिटरेसी सब देशों के अंदर है, माल न्यूट्रिशन सब देशों के अंदर है, नेचुरल डिजास्टर्स आते ही है भाई, है ना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हर देश के अंदर बना हुआ है शार्क नेशन में, है ना, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस जैसे पता ही है हमको, ये सब शार्क नेशन के अंदर है। लो जीडीपी, इंडिया की लो जीडीपी तो नहीं, बाकी और कंट्रीज की लो जीडीपी है, और वर्ल्ड के हिसाब से क्या है तो हमारी लो जीडीपी जरूर है ना। एंड पुअर इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन, बिल्कुल है भाई, हर कंट्री की कंडीशन है ये तो, है ना। अपलिफ्टमेंट देयर लिविंग स्टैंडर्ड, तो हमको किस चीज की जरूरत है भैया कि लिविंग स्टैंडर्ड को कैसा करना चाहिए, हमें अपलिफ्ट करना चाहिए। तो क्रिएटिंग कॉमन एरियाज, तो भैया कुछ कॉमन एरियाज तो हमें डेवलपमेंट की जरूरत है, प्रोग्रेस की जरूरत है, एंड कॉमन सॉल्यूशन की भी जरूरत है। तो ये कुछ ऐसे हमारे कुछ एरियाज हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया, अब इनको थोड़ा सा हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हैं उनको भी समझ लेते हैं क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि हमने अपने बीच में फ्री ट्रेड करा हुआ है, क्या किया हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। तो शार्क जो भी है
हमारे बीच में क्या फ्री ट्रेड है कि एक दूसरे के पास जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या है हम फ्री ट्रेड कर सकते हैं एक दूसरे के पास, किसी को कस्टम ड्यूटी या फिर हमें टैक्स देने की जरूरत, टैरिफ देने की जरूरत है नहीं। तो ये साफ्टा जो है याद रखना है 1995 के अंदर साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट हुआ था, जो प्रमोट करता था ट्रेड को, किसके बीच में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए साफ्टा हुआ था। इसलिए याद रखना है आपको साफ्टा कहते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद साफ्टा हुआ 2016 के अंदर साफ्टा हुआ, पहले साफ्टा था SAPTA, फिर बाद में साफ्टा आया था, क्योंकि ये था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, जो कि गुड्स पे लगता था। इसमें कुछ चीजें बाहर रखी गई थी, जैसे कुछ सर्विसेज थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसको उससे बाहर रखा गया था, लेकिन गुड्स जो भी थी वो फ्रीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले आया जा सकता था बिना किसी टैरिफ के। तो 2016 के अंदर इसको बनाया गया था। फिर उसके बाद सार्क का एग्रीमेंट आया, जिसे सटीश कहते हैं। ये क्या था मैडम? ये था एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। ये पॉजिटिव लिस्ट है जिनकी अप्रोचेस हैं, ये लिबरल सर्विसेज लेकर आया था। एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो भी रहेगा वो लिबरल तरीके से रहेगा, इसलिए इसको पॉजिटिव लिस्ट के अंदर डाला गया था, या फिर इसे नाम दिया गया था पॉजिटिव लिस्ट, इसको नाम दिया गया था किसको? सेटिंग्स को, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन बना, कौन सा इंस्टीट्यूशन? यही सार्क का अपना इंस्टीट्यूशन था। इसने एक यूनिवर्सिटी बनाई इंडिया के अंदर, फूड बैंक बनाया और एक एनर्जी रिजर्व बनाया था पाकिस्तान के अंदर। मैंने क्या था आर्बिट्रेशन गवर्नर काउंसिल बनाई थी, वो वहां पर अपनी इसके अंदर हुआ करती थी। चलिए अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके सिग्निफिकेंस को समझिए। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेकर आए हम। आपको पता ही है कि भैया जब मोदी जी आए थे तो क्या लेकर आए थे? वो द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेकर आए थे। कहां पर? अपने भैया पहले मोदी जी आते ही बोले भैया पहले पड़ोसी पहले बाकी बाद में, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेकर आए, जिसके चलते हमारे अच्छे रिलेशन हुए, ठीक है। रीजनल स्टेबिलिटी की बात की गई, शार्क जो भी है हमारा जो रीजन है इसके अंदर स्टेबिलिटी लेकर आएंगे हम, ठीक है। फिर उन्होंने बात की गेम चेंजर फॉर द इंडिया एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी, ठीक है। उन्होंने कहा भैया कि भैया मैंने क्या बताया था, एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी लेकर चलते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। हाँ, तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कि भैया ईस्ट की तरफ देखो, जहां पर चाइना है, जापान है, कोरिया है, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो इसी के अंदर आती हैं कि भैया उसके माध्यम से हम अपने शार्क को ऐड करेंगे। मतलब हमारे रीजन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं, अगर ईस्ट वाले अगर यहाँ पर साउथ में आते हैं तो इससे हमारी कंट्री अच्छी होगी, हमारे यहाँ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। तो हमने पूरे शार्क का ध्यान रखते हुए, इसका पूरे शार्क का ध्यान रखते हुए हमने इस पॉलिसी को निकाला था। और ये हालांकि हमारे लिए ही नहीं है, पूरे शार्क के लिए बेनिफिशियल थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर आया। फिर एक ग्लोबल लीडरशिप निकल कर आई। आपको पता ही है कि इंडिया जो है वो भैया साउथ एशिया का, जिसका साउथ एशिया इवन ग्लोबल साउथ, किसका? ग्लोबल साउथ का लीडर निकल कर आया और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बकायदा निभाई। एक बड़े भाई होने के नाते उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, ठीक है। जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? चाइना जो है इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडिया नहीं, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, इनको भैया क्या देता जाता है? कर्जा देता जाता है और उन्हें फंसाता जाता है। तो इंडिया ने कहा शार्क नेशंस हो, आप एक दूसरे से हेल्प मांग सकते हो, चाइना से मांगने की जरूरत नहीं है, वो आपको फंसा लेगा और आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। और वही हुआ, और श्रीलंका के साथ तो यही हुआ। श्रीलंका की तो ये हालत हो चुकी थी कि श्रीलंका को तो भैया चाइना ने इतना कर्जा दिया, जिसके बाद वो भैया डेट में फंस गया, उसका इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहा था, जिसके चलते फिर आगे चलकर उसको अपना एक पोर्ट, जिसे हम्बनटोटा पोर्ट कहते हैं, वो उसको 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा चाइना को, है ना। तो इतनी बुरी तरह फंस चुका था श्रीलंका। चलिए, तो ये कुछ कंडीशन निकल कर आई। चलिए, कुछ चैलेंजेस हैं किसके? भैया आसियान के कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस हैं कि यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी मीटिंग्स होती है, बताया था मैंने आपको कि हमने कहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं हुआ तब तक कोई मीटिंग नहीं होगी। तो वो एक चैलेंज बना हुआ है हमारे यहाँ पर कि पहले तो मिल भी लेते थे साल में, वो भी नहीं हो पा रहा है ना। और ब्रॉड एरिया ऑफ कॉपरेशन, डाइवर्जन ऑफ एरिया रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा एरिया है कॉपरेशन का, लेकिन एनर्जी एंड रिसोर्स के डाइवर्जन की वजह से वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि बाहरी कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वो अपना प्रभुत्व इसके अंदर दिखा रही हैं, ठीक है। लिमिटेशंस की बात करें तो भैया लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। जो साफ्टा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो अच्छी तरीके से क्या सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उनको पसंद ही नहीं आ रहा है। इंडिया थोड़ा बहुत तो टैक्स लगा ही रहा है, बाकी और कंट्रीज हैं वहां पर दिक्कत आ रही है। तो फ्री ट्रेड जितना भी है उसमें सिर्फ और सिर्फ
गुड्स को रखा गया है। उसके अंदर कुछ सर्विसेज है, जैसे टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, उसको बाहर रखा गया है। तो इसलिए ये लिमिटेशन है सॉफ्टवेयर के अंदर। बोल रहे हैं कि नहीं इसको भी आप हमें दीजिए, वो भी नहीं है। तो और दूसरा है इंडो पाक रिलेशन। मैंने बताया था आपको, जब तक इंडिया ने बोला है कि आप क्रॉस बॉर्डर टेरर को खत्म नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारी कोई मीटिंग होगी नहीं, तब तक हमारी कोई बायलैटरल टॉक होगी नहीं। इसलिए जो शार्क है वो भी एक तरीके से बंद पड़ा हुआ है, वहां कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये हमारे कहां पर है, इंडो पाक रिलेशन का भी फर्क पड़ रहा है किसके अंदर, शार्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, शार्क के अंदर। चलिए थोड़ा वे फॉरवर्ड जाते हुए समझे तो वही है कि भैया रीजनली देखा जाए तो यहाँ पर चाइनीज रोल के चलते जो शार्क कंट्रीज हैं तो वो दबती जा रही हैं। कह रहे हैं कि भैया चाइनीज रोल के चलते वो एक तरीके से डेट ट्रैप में फंसती जा रही हैं। ठीक है, दूसरा है जो शार्क ऑर्गेनाइजेशन है वो रिफ्लेक्ट करता है भैया एशियन आइडेंटिटी को। ठीक है, जो कंट्रीज हैं, क्योंकि एशियन आइडेंटिटी भाई एक ही पहले भारत की हुआ करती थी, सारी शार्क कंट्रीज हैं, भारत से अलग ही हुई है सारी कंट्री। तो हमारी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है वो सब सेम है ज्यादातर, तो कल्चर, लिंग्विस्टिक, रीजनली एंड कलरली जितनी भी हमारी आइडेंटिटी है वो सेम है एक तरीके से। ठीक है, तीसरा है ये पोटेंशियल तो बहुत है हमारे अंदर, पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का काफी है, लेकिन हम मेन पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हर कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। अफगानिस्तान के अंदर देख लो, पाकिस्तान के अंदर देख लो, नेपाल के अंदर देख लो, भूटान के अंदर देख लो, चाहे बांग्लादेश देख लो, श्रीलंका, इंडिया के अंदर देख लो, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो हर जगह बने हुए हैं। तो ये भी है एक्सप्लोर्ड बाय द मेंबर्स कंट्री। चलिए, और अगर शार्क की और प्रोग्रेस की बात की है तो प्रोग्रेस नेचुरली देखा जाए तो अच्छी खासी हो रही है, लेकिन वही है अगर कोऑपरेटिव देखा जाए कि एशिया के साथ अगर थोड़ा सा हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन को भी देखें तो हम बात करते हैं कि हाँ वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारी भी काफी ज्यादा है, तो इंडिया और पाकिस्तान दो काफी ज्यादा पॉपुलेशन लेके बैठे हुए, बांग्लादेश लोग। लेकिन वही है कि भैया हमारी जो नेचुरल प्रोग्रेस है वो ठीक ठाक है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि हम वर्ल्ड को टक्कर दे सकें। इसलिए हम बात करते हैं पीपल टू पीपल की बात करते हैं कि लोगों का एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी सेम है, हमारे कल्चरल सेम है, फूड वगैरह सब ट्रेडिशन सब सेम ही है एक तरीके से देखा जाए। तो क्यों ना हम पीपल टू पीपल कनेक्ट करके दुनिया में भी अपनी बात रखें, ये बात करता है शार्क। ठीक है, चलिए तो याद रखिए ये हमारा आज शार्क जो ऑर्गेनाइजेशन था वो खत्म हुआ। कल फिर मिलेंगे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन खत्म होती है तो उसके बाद हम सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड द कोल्ड वॉर, तीनों का एक एक सेशन लेकर आएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आए हैं तो भैया लाइक कीजिए, ये शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, भैया सब कीजिए। और जैसा जानते ही हैं मेरा नाम तो अमन कुमार है, आप तो जानते ही हैं मुझे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।